गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण जो अलग अलग आविष्कार और सुधार के कार्यक्रम हुए हैं किस तरीके से हुए हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे हम कृषि के क्षेत्र में। औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में सुधार हुए। ये माना जाता है कि कृषि के बिना औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। 17वीं शताब्दी तक कृषि क्षेत्र में सामान्यतः वही विधियों और उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे जो कई शताब्दियों से प्रयोग में लाते जा रहे हैं। कृषि तकनीक में परिवर्तन नहीं होने के कारण कृषि जन्य वस्तुओं की मांग राज्य की खपत से अधिक नहीं थी, लेकिन जब कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, शहरों की आबादी बढ़ी तो अधिक अन्न और कारखानों के लिए अधिक कपास की मांग बढ़ी। अतः कृषि जन्य वस्तुओं की मांग की पूर्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। दूसरा कारण, अब लोग मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे। वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग ने कृषि में क्रांति ला दी। सर्वप्रथम यॉर्कशायर के जमींदार जेथरो टल ने बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल बनाई, जिससे बीज बोने का कार्य अधिक व्यवस्थित तथा सुचारू रूप से होने लगा। एक अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया, जिसमें फसलों को अदल बदल कर बोने से भूमि की उर्वरा शक्ति रखी जा सकती थी। अब प्रति छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी तथा प्रति एकड़ फसल उत्पादन अधिक हो गया। 1770 ईस्वी में रॉबर्ट बेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना दिया। उसने भेड़ों और गायों की नस्ल सुधारने के प्रयोग भी प्रारंभ कर दिए। वैज्ञानिक प्रजनन की पद्धति से नवीन प्रयोग से उसने पहले की अपेक्षा तिगुनी वजन की भेड़ें तैयार करने में सफलता प्राप्त की। 1793 में अमेरिकी निवासी हिट्टन ने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन तथा 1834 में साइरस के एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। कालांतर में कृषि में यंत्रीकरण बढ़ता चला गया। शक्ति से चलने वाली मशीनों के आविष्कारों से कृषि में क्रांति हो गई, अर्थात परंपरागत तरीके से जो कृषि कर रहे थे उसको लोगों ने छोड़ दिया और व्यावसायिक तरीके से कृषि करने लगे, मशीनों की सहायता से कृषि करने लगे, जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा जो आविष्कार है वो पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मुख्यतः वस्त्र उद्योग से हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के उद्योग में वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। इंग्लैंड में पहले सूती वस्त्र भारत से आयात किए जाते थे, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण भारत पर हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कपास का आयात करना ही प्रारंभ कर दिया। यूरोप में बढ़ती कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में नए आविष्कार किए गए। 1733 ईस्वी में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई, जिसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जाना संभव हो गया। जेम्स हरग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में कताई की मशीन बनाई, जिससे एक व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जाने लगा। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। 1787 में एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम यानी शक्ति चालित करघे का भी आविष्कार किया गया। अर्थात ये इस तरीके के आविष्कार जो हुए हैं। अब इसके बाद में लौह उद्योग में नई तकनीक इस प्रकार से आई तो इंग्लैंड में मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्री कोयला और लौह अयस्क बहुतायत से उपलब्ध था। इसके अलावा वहाँ उद्योग में काम आने वाले अनेक खनिज जैसे सीसा, तांबा, टिन ठीक है खूब मिलते थे, लेकिन पुरानी पद्धति से लोहे की मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती थी। अतः लौह अयस्क को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज की जाने लगी। 1709 में अब्राहम डर्बी द्वारा धमन भट्टी का आविष्कार किया गया, जहाँ लोहे को पिघलाया जाता था, जिसे सर्वप्रथम कोक पत्थर का कोयला का प्रयोग किया गया, जिससे लौह अयस्क को पिघलाने और साफ करने का कार्य सुगम हो गया। इस आविष्कार ने धातु क्रम उद्योग में क्रांति ला दी। द्वितीय डर्बी ने 1711 से 68 में ढलवा लोहे से पिटवा लोहा कर लोहे का विकास किया। हेनरी कोट ने 1740 से 1823 में आलोडन भट्टी, जिससे पिघले लोहे से अशुद्धि को दूर किया जा सके, और बेलन मिल का आविष्कार किया, जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा बनाया जाना संभव हो गया। लोहे से बनी मशीन अधिक वजनदार होती थी
और उनमें जंग भी नहीं लगती थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए खोज हुई और इस्पात का आविष्कार हुआ, अर्थात स्टील बनाई गई। इस्पात बनाने में लोहे में कुछ मात्रा में कार्बन, मैंगनीज तथा अन्य पदार्थों का उपयोग किया गया। इस्पात लोहे की अपेक्षा हल्का, मजबूत, जंगरोधी, लचकदार होता है। हेनरी बेसेमर ने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी जिसे बेसेमर प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस विधि से ढलवी लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाता था। इससे लोहे उद्योग में एक क्रांति आ गई। परिवहन के क्षेत्र में भी आविष्कार हुए। तो बढ़ते व्यापार एवं उद्योग के कारण परिवहन के साधनों में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंडवासी मकाडम ने सड़क निर्माण का एक नया तरीका निकाला, जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत और उसके ऊपर मिट्टी बिछाई जाती थी। भारी सामान का परिवहन सड़क मार्ग से खर्चीला और असुविधाजनक होता था। अतः भारी सामान के परिवहन को सुगम व सस्ता बनाने के लिए नहरों का निर्माण कराया गया। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिजली द्वारा बनाई गई। इससे माल ढोने का खर्चा आधा रह गया। इंग्लैंड में 1788 ईस्वी से 1796 में अनेक नहरों का निर्माण कराया गया, जिसके कारण यह काल नहरोन्माद के नाम से भी पुकारा जाने लगा। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड द लेस्पेप ने स्वेज नहर का निर्माण कराया, जो भूमध्य सागर को लाल सागर को मिलाती है। इससे यूरोप और भारत के मध्य की दूरी 1/3 से भी कम हो गई। परिवहन को अधिक सस्ता और सुगम बनाने के लिए परिवहन साधनों में भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। अमेरिका के रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में प्रथम वाष्प चालित नौका का आविष्कार किया, जो पहली बार हडसन नदी में चली। स्थल मार्ग पर लोहे की पटरियों पर चलने वाली रेल इंजन के आविष्कार ने यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। इसी के साथ रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध रहता था। 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच चली। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक उत्पादों को कम समय और कम खर्च में लाना ले जाना संभव बना दिया। संचार के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। तो देखिए संचार के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। 1844 में सैमुअल मोर्स ने एक व्यावहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया। इस यंत्र ने विश्व के महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने का काम किया। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद देखिए क्रांति के परिणाम क्या हुए हैं। तो क्रांति का जो आर्थिक परिणाम है वो देखिए, उत्पादन एवं वाणिज्य में असंतुलित वृद्धि तथा आर्थिक संतुलन बिगड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों का अधिक विकास हुआ। कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया और राष्ट्रीय बाजारों को राज्य द्वारा संरक्षण मिला तथा औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। दूसरा जो है वो है राजनीतिक परिणाम। राजनीति में लोकतंत्र की मांग बढ़ी तथा मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति से औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हो गई। श्रमिक संगठन हुए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलनों का उदय हुआ। तीसरा सामाजिक परिणाम, नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ। नैतिक मूल्यों में गिरावट आई। संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव हुआ। नई संस्कृति का जन्म हुआ तथा मानवीय संबंधों में भी गिरावट आई। शहरों में मजदूरों की संख्या बढ़ने से गंदी बस्तियों की समस्या बढ़ी। वैचारिक परिणाम, आर्थिक उदारवाद का स्वागत किया गया और समाजवाद का भी उदय हुआ। ठीक है, तो ये लेसन आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है।